कोई भी प्रोडक्ट, कोई सर्विस या कोई टेक्नोलॉजी जो आपका टाइम सेव करेगी, कॉस्ट को रिड्यूस करेगी, वो फ्यूचर में लीड करेगी। कुछ ऐसा ही है क्यूआर कोड के साथ। अब इंडिया की क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए, वो अभी तक की वर्ल्ड की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इतने बड़े स्तर पर इंटर ऑपरेटिबिलिटी रखती है। वैसे तो क्यूआर कोड की इन्वेंशन 1990s में हो गई थी। 1994 एक जापानीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के इन्वेंटर मासाहिरो हारा ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया था। याद करने का तरीका हारा है, नाम में हारा है, लेकिन वैसे ये टेक्नोलॉजी जीत रही है। रिसेंटली मोदी जी का स्टेटमेंट आया है, इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड डिजिटल रिवोल्यूशन। तो इंडिया कैसे लीड कर रहा है? इससे पहले भी जिस भी कंट्री ने टेक्नोलॉजी की वेव को लीड किया है, उसने गेम को अपने फेवर में किया है। गेम इन द सेंस prosperity and then prosperity converting into other avenues जैसे कि डिप्लोमेटिक स्टेटस। अब इंडिया इस विषय में क्या कर रहा है? सबसे पहले तो ये इस बात का प्रूफ है कि हम इस टेक्नोलॉजी की वेव को लीड कर रहे हैं। इस बात से प्रूव होता है कि हमारे यहाँ पिछले कुछ समय में स्मार्टफोन यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं, इंटरनेट यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो ये इस बात का प्रूफ है कि यस, वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। अब इसमें पुश एंड पुल दोनों तरह के फैक्टर्स रहे। पुश का मतलब है कि यानी कि जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया। जब डीमोनेटाइजेशन हो गया तो जाहिर सी बात है हमें शिफ्ट होना ही पड़ा लेस कैश सिस्टम पर। साथ में फिर कोविड वेव आ गया, तो फिर ऐसे ही आप नहीं चाहते थे कि कैश का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको डर था कहीं ये कोविड ट्रांसमिट का जरिया तो ना बन जाए। तो ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप अब और ज्यादा इन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यूपीआई, क्यूआर कोड। अब इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि समाज का हर एक तबका वित्तीय सुविधाएं, फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज हैं, बैंकिंग है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनसे जुड़ पाए। तो यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भी जो ये डिजिटल रिवोल्यूशन हो रहा है पेमेंट सिस्टम का, इट इज एक्चुअली वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। नाउ एनपीसीआई यहां पर चर्चा में है। तो एनपीसीआई वो एजेंसी है जिसने कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए खड़ा किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि एनपीसीआई इज एक्चुअली अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या वो सही बात होगी? नहीं होगी। तो एनपीसीआई की जो स्थापना है, सबसे पहले तो आपको लगेगा कि शायद 2015 या 16 में आया होगा, क्योंकि उसके बाद ही हमने ज्यादातर सुना था डिजिटल इंडिया, लेकिन ये बात सही नहीं है। एक्चुअली एनपीसीआई को लेकर इनिशिएटिव तो 2008 में हो गया था। आरबीआई ने इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर इसको सेक्शन 8 एज अ कंपनी स्टैब्लिश किया था। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के जुरिस्डिक्शन में आती है, लेकिन आरबीआई के एक डिवीजन की तरह काम करती है। अगर यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट बना दे कि इन द फाउंडिंग ऑफ एनपीसीआई द कंट्रीब्यूशन इज बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, मेजर बैंक्स, तो क्या वो स्टेटमेंट सही होगी? या फिर आरबीआई ने जिन बैंक्स के साथ मिलकर एनपीसीआई की स्थापना की थी उसमें केवल गवर्नमेंट बैंक थे? तो क्या आपका मानना है? कमेंट्स में जरा बताइएगा। मैं आपको बता दूं, आंसर इज बोथ, यानी कि आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन का मतलब यह है कि उसमें मेजर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों तरह के बैंक थे। जैसे कि जो इनिशियल में जो 10 बैंक थे उसमें प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई भी कंट्रीब्यूटर थे उस कैपिटल में। एनपीसीआई वो संस्था है जिसने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है, जिसकी वजह से हम इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्यूआर कोड उसका केवल एक सेगमेंट है, इसके अलावा और भी सुविधाएं हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूपीआई, भीम, रुपे, एनईटीसी, जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। आप अपनी कार या आप देखते होंगे कि कार पे जो फास्टैग लगा होता है उस पर एनपीसीआई लिखा होता है कि नहीं होता है? तो यानी कि ये जो सर्विसेज हैं ये हम सबकी लाइफ से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। अब इसकी वजह से किस तरह के ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं? पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हो पा रहा है। आप बताते हैं यूपीआई आईडी या अपना नंबर, ट्रांजैक्शन हो जाता है। पर्सन टू बिजनेस हो सकता है, जैसे कि आप कुछ खरीदने जाते हैं तो उस बिजनेस, जो भी, चाहे कोई छोटा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, आप आसानी से ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। बिजनेस अगर आपको कोई पे करना चाहता है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। P2G, यानी कि आप गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, आपको पता होगा, उसके थ्रू आप अपने बिल भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अदर बिल्स भी पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट टू पी, यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो भी इन सुविधाओं के थ्रू आपके डायरेक्ट खाते में पहुंच रही हैं। तो ये एक एक्चुअली स्पेक्ट्रम है इसकी सर्विसेज का। नाउ भारत क्यूआर कोड। अब
क्यूआर कोड मैंने बताया वो तो 1994 में टेक्नोलॉजी बन गई थी, इन्वेंशन था, उसका पर्पस था केवल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। तो मासाहिरो हारा ने इसलिए बनाया था, उन्होंने कहा था कि जो हमारी फैक्ट्री में जो कार्स बन रही हैं तो इसकी कंपोनेंट पर हम लगा देंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस ऑटोमोटिव के बारे में, कि मतलब उसकी डिटेल के बारे में, कब स्टार्ट हुआ, कौन सा कंपोनेंट कहां पर बना, ये सब चीजें। लेकिन अब भारत क्यूआर, हम तो पेमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि भारत क्यूआर, इंडिया है ना, तो एक्चुअली इट इज फाउंड, दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई ओनली। एक तो ये स्टेटमेंट, एक है भारत क्यूआर टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई वीजा एंड मास्टर कार्ड। मैंने वीजा एंड मास्टर कार्ड भी लगा दिया, ये प्राइवेट कंपनीज हैं, राइट, फॉरेन कंपनीज हैं। तो मुझे बताइए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है? डायरेक्ट आपसे ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, क्योंकि इससे पहले भीम ऐप पर क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी। ये कुछ ऐसी बातें जिनको हम अमूमन हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आप हल्के में अब नहीं लेंगे। तो शायद आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आपने हमें हल्के में ले लिया, क्योंकि दिस भारत क्यूआर, वर्ड है भारत, तो यानी कि तो इंडियन होगी ना। आप फॉरेन कंपनी मास्टर एंड वीजा कार्ड को बता रहे हैं इन्होंने मिलकर क्यूआर कोड बनाया, ये नहीं हो सकता है कि नहीं? आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। कारण क्योंकि भारत क्यूआर को डेवलप करने में एनपीसीआई, मास्टर कार्ड एंड वीजा, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मुझे पता है कि आप यहां पर गलत करेंगे या कर सकते हैं, तो यूपीएससी को तो पता ही है ना, तो अब यह गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? अब ये आपको एक सैंपल दिख रहा होगा क्यूआर कोड का, तो लगता क्या है, बेसिकली व्हाइट बैकग्राउंड है और उसमें ब्लॉक्स हैं स्क्वायर के, और ब्लॉक्स का जो अरेंजमेंट है उससे एक्चुअली डिसाइड होता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें फीड है। अब एक तो इसका आप इस्तेमाल करते हैं, आप स्कैन करते हैं अपनी किसी ऐप के द्वारा, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, कोई भी हो, तो यहां से वो एक्चुअली इंटीग्रेट कर देता है उसको एनपीसीआई के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से, राइट। तो खास बात यह है, एक क्यूआर कोड किसी भी ऐप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी को मैं कहता हूं इंटरऑपरेटिबिलिटी, और इसी को मैं कह रहा था कि दुनिया में पहली बार इतने बड़े स्तर पर यह इंटरऑपरेटिबिलिटी ऐसी हो पा रही है। हम क्यूआर कोड की बात करें, क्यूआर कोड तो यहां पर आपको शो हो रहा होगा। खास बात देखिए, यहां पर आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, 3 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, फिर ये अरेंजमेंट है, ग्रिड पैटर्न है। इसके अलावा अदर कोड भी होते हैं, देखिए डेटा मैट्रिक्स, स्कूल डेटा मैट्रिक्स, एजटेक, शॉर्ट कोड, क्विक मार्क, एम कोड। तो यानी कि इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं शॉर्ट कोड का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और उसकी लोकेशन, कुछ आइडेंटिफायर्स मैं इस कोड में डाल दूंगा, और फिर जो मेरा सॉफ्टवेयर होगा वो उसमें मैंने पहले से एल्गो में, मतलब जो एल्गोरिथम है उसमें मैंने फीड कर दिया कि इसका मतलब ये होगा, इस अरेंजमेंट का मतलब ये होगा। तो इस तरीके से मैं डेसिफर कर पाऊंगा। काम कैसे करते हैं कोड, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, इसमें थोड़ी सी चेंज हुआ तो उसका क्या मतलब होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन एनकोड की जाती है उस सॉफ्टवेयर में, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट, ये करंट का क्वेश्चन है, यूटी रिसेंटली पास्ड अ स्टार्टअप पॉलिसी टू सपोर्ट 15,000 स्टार्टअप्स बाय 2030। मेरा ये मानना है कि यूपीएससी केवल ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगी, लेकिन ये इंडिकेशन है कि अगर चर्चा में था कि, मैं भी बता नहीं रहा, आपको आंसर लास्ट में बताऊंगा, तो अगर उन्होंने स्टार्टअप पॉलिसी चलाई है तो आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है ना, स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम अभी सक्सेस हो रही है, फेलियर हो रही है, क्या चैलेंजेस है, तो इस तरीके ये समझिए कि एक अपॉर्चुनिटी है अपना दिमाग 360 डिग्री दौड़ाने के लिए, ठीक है। जैसे यहां से क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। नाउ अब ये एक मोदी जी जब कोई स्टेटमेंट देते हैं, स्पेशली जैसे डिजिटल रिवोल्यूशन से रिलेटेड, तो उनकी कुछ स्टेटमेंट से ना वो उनको ना बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लिया करिए। रीजन क्या है, क्योंकि इसको आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि वी हैव सीन द काइंड ऑफ गवर्नेंस जहां पर लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, न्यूमरस सर्विसेज के लिए, वेलफेयर स्कीम के लिए लाइन में लग जाइए, बैंक में लाइन में लग जाइए, लेकिन अब हम लाइन से ऑनलाइन हो गए हैं। तो ऑनलाइन से हमारी जो गवर्नेंस है वो इंप्रूव हो गई है, यानी कि पीपल फ्रेंडली हो गई है। तो लाइन से ऑनलाइन ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ अब हमने देखा है पिछले कुछ समय में डिजिटल बहुत ज़्यादा फैला है। किस तरीके से फैला है, हमने देखा कि जैसे कोविड-19 के दौरान वी वर हैविंग दिस एज द ओनली वे, साथ में सरकार ने इसी के थ्रू वेलफेयर स्कीम्स दे पाया। अब आप कुछ इस तरीके से सोचिए कि सरकार ने सबसे पहले फोकस किया जनधन पर, जनधन अकाउंट खुलवाइए। सरकार ने कहा कि आधार से उसको कनेक्ट करिए। सरकार ने कहा मोबाइल
के थ्रू भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल। यूपीएससी ने मेंस में 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। जैम ट्रिनिटी इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बाय एक्चुअली पुशिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये इस पर हम काम कर चुके थे 2014, 15, 16 इस दौरान, तो तभी तो कोविड-19 के दौरान सीधे खाते में सब्सिडी आ पाई, तभी तो हम मैपिंग कर पाए किस किस एरिया में कितने लोगों को वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत है, राइट? तो ऐसे में डिजिटल रिवॉल्यूशन हेल्प किया कि नहीं किया इस कोविड-19 को मैनेज करने में? हमें बिल्कुल किया। मैसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसी की मैं बात कर रहा था, जनधन की। यूपीआई से अब आप आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सीमलेस फंड ट्रांसफर है, मल्टीपल एप्लीकेशंस रखने की जरूरत नहीं है। कितने भी आपके बैंक अकाउंट है, एक एप्लीकेशन से आप उसको यूज कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में लगातार यूपीआई यूजर्स की संख्या बढ़ रही है हमारे देश में। अब जब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप अगर कुछ इंट्रोडक्शन में आंकड़ा दे देते हैं, डेटा दे देते हैं, तो आपका आंसर का वजन बढ़ जाता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे डेटा याद करना है, लेकिन अपडेट मैं आपको बता रहा हूं ये है कि अभी आपको लग रहा है हाँ मैं भी यूपीआई यूज कर रहा हूं, वो भी यूपीआई यूज कर रहा है, तो शायद पूरा भारत यूज कर रहा है। ऐसा नहीं है। अभी भी केवल 1/3 भारतीय यूपीआई ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें से जाहिर सी बात है जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, रिच क्लास है, वो तो कर ही रही है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि जो लो इनकम में 40% स्लैब है, उसमें भी 1/4 लोग कर रहे हैं। यानी कि भारत का वो तबका जो गरीब तबका है, उसमें भी 1/4 लोग इन ट्रांजैक्शंस का, यानी कि डिजिटल मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग टू नो अबाउट, राइट? तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं याद करना। 1/3 ऑफ टोटल इंडियन, और जो 40% लोअर स्ट्राटा है इनकम के बिहाफ पर, उसमें से 1/4, 40 और 1/4, तो ये तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनोवेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो एनपीसीआई ने एप्लीकेशंस बनाई हैं, राइट, जैसे भीम है, NACH है, और आपका ये जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है, तो ये सारी जो रुपए है, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, इसमें अगर मैं पूछूं कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सबसे ज़्यादा जो फर्म्स हैं वो कनेक्टेड हैं, सबसे ज़्यादा एंटिटीज उसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप में से कुछ लोग कहेंगे सर यूपीआई, ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? मुझे पता है यहाँ गलत करोगे आप। अब इस वजह से एग्जैक्ट डेटा देखिए, यहाँ पर आपको NACH दिख रहा होगा, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। यानी कि अगर आपकी हाई वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, जो ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती हैं, जैसे कि आपकी कार की EMI, हाउस की EMI, या आपका नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है ना आपके अकाउंट से। तो वो कैसे हो पा रहा है? क्योंकि NACH वहां पर काम कर रहा है, राइट? ऐसी RBI का NACH से पहले ECS सिस्टम होता था, लेकिन आजकल प्रेवलेंट है NPCI का NACH सिस्टम। तो देखिए सबसे ज्यादा बैंक्स, एंटिटीज इससे जुड़े हुए हैं, तो बहकाए में नहीं आना, ऑब्वियस कई बार गलत हो जाता है, ठीक है? तो एक और एक्सीडेंट आपका बच गया होने से। नाउ अब यूपीआई के अन्य यूज भी आ रहे हैं, ये क्रिएटिव यूज हैं, जैसे कि आप NCERT ओपन करेंगे, आजकल बहुत सारी बुक्स इसका इस्तेमाल कर रही हैं, वहां पर आपको QR कोड मिल जाएगा। आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो क्या मिलेगा? उस बुक से रिलेटेड कुछ आपको ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, अदर मटेरियल भी मिल जाएगा। तो इससे जो एजुकेशन है वो और ज्यादा एंगेजिंग हो जाएगी, है कि नहीं?